जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। शहर के एकदम बीचों बीच करोड़ों की एक शानदार जमीन बहुत ही कम कीमत पर मिल रही है, आधी कीमत पर। जो सुनने में बहुत लुभावना लगता है। बिल्कुल। और बेचने वाला व्यक्ति कोई अनजान नहीं है, बल्कि उसी जमीन पर बने एक पुराने जाने माने स्कूल का चेयरमैन है। अच्छा। हाँ, और वो व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि संस्था को कुछ नया निर्माण करना है, पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वे जमीन का एक हिस्सा निकाल रहा है। जी। तो यह स्थिति किसी के लिए भी जीवन की सबसे बेहतरीन डील लग सकती है। ऐसा लगता है कि बस पैसे देने हैं, कागजी कार्रवाई करनी है, रजिस्ट्री करवानी और जमीन अपनी हो जाएगी, है ना? बिल्कुल, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय यही है। हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार ये कोई आम रियल एस्टेट डील नहीं है। ये असल में एक ऐसा कानूनी टाइम बॉम्ब है जो न केवल किसी की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को राख कर सकता है, बल्कि उसे गंभीर आपराधिक मामलों में भी उलझा सकता है। सही बात है। और ये सच में एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग अनजाने में फंस जाते हैं। तो आज हमारा मिशन इसी अदृश्य खतरे का विश्लेषण करना है। हम उन कानूनी दस्तावेजों, अदालती फैसलों और राज्य विशिष्ट कानूनों के ढेर में गोता लगाएंगे, ये समझने के लिए कि ये इतना खतरनाक क्यों है। देखिए, आमतौर पर रियल एस्टेट का नियम बहुत सीधा होता है। जिसके नाम पर जमीन है वो उसे बेच सकता है। हाँ, पैसे दो और मालिक बन जाओ। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है किसी ट्रस्ट, सोसाइटी या धर्मार्थ संस्था की जमीन की, तो वो सामान्य नियम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। मतलब वो नियम लागू ही नहीं होता। जी नहीं। कानून की नजरों में सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति के बीच की विभाजन रेखा इतनी सख्त है कि उसे लांघने का मतलब है सीधे तौर पर एक गंभीर अपराध करना। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर एक व्यक्ति ने अपनी ही जमीन दान करके वो ट्रस्ट बनाया है और वो खुद ही उस ट्रस्ट का अध्यक्ष या प्रबंधक है, तो तकनीकी रूप से नियंत्रण तो उसी का होना चाहिए ना? यह एक बहुत ही वाजिब तर्क लगता है। बहुत से लोग यही सोचते हैं। तो वो अपनी ही जमीन को वापस क्यों नहीं ले सकता या किसी और को क्यों नहीं बेच सकता? मतलब कागजों पर तो नाम संस्था का ही होता है और वही व्यक्ति संस्था चला रहा होता है। यह सबसे बड़ा कानूनी भ्रम है। भारत के कानून, चाहे वो ट्रस्ट एक्ट हो या सोसाइटीज एक्ट, इस मामले में बहुत स्पष्ट है। अच्छा, क्या कहते हैं कानून? जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी ट्रस्ट या सोसाइटी को ट्रांसफर करता है और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसी क्षण से उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर से हर तरह का मालिकाना हक खत्म हो जाता है। मतलब जीरो? बिल्कुल जीरो। वो संपत्ति एक सार्वजनिक प्रयोजन या पब्लिक पर्पस की संपत्ति बन जाती है। उस संस्था को बनाने वाला व्यक्ति या उसका परिवार केवल उस संपत्ति के प्रबंधक या केयरटेकर रह जाते हैं, मालिक नहीं। क्या बात करें। तो अगर वे मालिक नहीं है, तो फिर कानून की नजर में असली मालिक कौन है? इसका जवाब लाभार्थी या बेनिफिशियरी के सिद्धांत में छुपा है। लाभार्थी? जी, इन संपत्तियों का असली मालिकाना हक और फायदा आम जनता या उन विशिष्ट समूहों के पास होता है जिनके लिए वो ट्रस्ट बनाया गया था। अच्छा, मतलब जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। अगर वो एक शैक्षणिक संस्था है तो उसके असली मालिक वे छात्र हैं जो वहां पढ़ते हैं। ओह, समझ गया। और अगर वो कोई धर्मार्थ अस्पताल है तो समाज के बीमार और असहाय लोग उसके लाभार्थी हैं। ट्रस्टी केवल उन लाभार्थियों की ओर से संपत्ति की देखभाल करने वाले केयरटेकर है। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए मुझे स्रोत सामग्री से एक बहुत ही सटीक विचार याद आ रहा है। एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। हाँ, बताइए। कल्पना कीजिए कि एक ट्रस्ट एक बस की तरह है। ठीक है। और वो जो अध्यक्ष, सेक्रेटरी या प्रबंधक है, वो केवल उस बस का ड्राइवर है। बिल्कुल। अब ड्राइवर को बस चलाने का, उसमें सवारियां बैठाने का और उसका रखरखाव करने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या वो ड्राइवर उस बस को ले जाकर किसी कबाड़ी वाले को बेच सकता है? बिल्कुल नहीं। ये तो चोरी हो गई, है ना? क्योंकि बस उसकी नहीं है, वो सिर्फ उसे चला रहा है। मालिक तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी या वे यात्री हैं जिनके लिए वो बस चल रही है। ये बस और ड्राइवर वाली उपमा इस पूरी कानूनी व्यवस्था को बहुत ही सटीकता से दर्शाती है। तो इसी एनालॉजी को अगर हम जमीन पर लागू करें, तो जब कोई जमीन संस्था के नाम दर्ज हो जाती है, तो वो बस की तरह एक सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है। ड्राइवर का काम उस बस से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है, न कि बस के पुर्जे निकालकर बाजार में बेचना। एकदम सही बात है। लेकिन चलिए एक व्यवहारिक स्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए वो बस सच में खराब हो चुकी है। मतलब? मेरा मतलब है कि कोई ट्रस्ट भारी कर्ज में डूबा है
या फिर स्कूल की इमारत खंडर हो चुकी है और उन्हें शहर के बाहर एक नई और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट होना है। जी, ऐसा तो होता है। तो अगर ड्राइवर बस बेच ही नहीं सकता, तो क्या ऐसी स्थिति में भी ट्रस्ट की संपत्ति कभी बेची नहीं जा सकती? कानूनी रास्ता क्या है इसका? देखिए, ऐसा नहीं है कि जमीन को बिल्कुल भी नहीं बेचा जा सकता। कानून व्यावहारिक स्थितियों को समझता है। तो फिर कैसे बेचते हैं? इसके लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है वो जानबूझकर इतनी जटिल रखी गई है ताकि कोई भी ड्राइवर चुपचाप बस ना बेच सके। अच्छा। ये प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि संस्था का प्रकार क्या है। अगर वो एक प्राइवेट ट्रस्ट है, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के दायरे में आता है। जी बिल्कुल, तो वहाँ स्थिति थोड़ी आसान होती है। वहाँ धारा 34 के तहत अगर ट्रस्ट की डीड में संपत्ति बेचने का स्पष्ट अधिकार लिखा है तो ट्रस्टी उसे बेच सकते हैं। मतलब उन्हें कोर्ट नहीं जाना पड़ता। हाँ, लेकिन वहाँ भी शर्त यही है कि बिक्री से मिलने वाला पैसा ट्रस्ट के हित में ही इस्तेमाल होना चाहिए। प्राइवेट ट्रस्ट में तो फिर भी गुंजाइश नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि असली कानूनी शिकंजा तब कसता है जब बात किसी पब्लिक ट्रस्ट या सोसाइटी की आती है। एकदम सही पकड़ा आपने। वहाँ नियम बेहद सख्त हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को देखें तो वहाँ के सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत चैरिटी कमिश्नर का एक पूरा विभाग होता है। अच्छा। उनकी पूर्व अनुमति के बिना आप ट्रस्ट की एक ईंट भी नहीं खिसका सकते। बाप रे। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ का कानून तो इस मामले में और भी कड़े मानक तय करता है। हाँ। स्रोत सामग्री में उत्तर प्रदेश के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का जिक्र है। जी, जिसमें धारा 5A के तहत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। हाँ, मुझे याद आ रहा है। उत्तर प्रदेश के 1979 और विशेषकर 2021-22 के संशोधनों के बारे में मैंने पढ़ा है। बिल्कुल। वे संशोधन सच में इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकारें इन संपत्तियों को लेकर कितनी सतर्क हो गई हैं। देखिए, उन संशोधनों का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। 1970s के दशक तक कई सोसाइटीज ने इस ढील का बहुत फायदा उठाया। किस तरह का फायदा? समितियां एक बंद कमरे में बैठती थीं, एक प्रस्ताव या रेजोल्यूशन पास करती थीं और करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव अपने ही रिश्तेदारों को बेच देती थीं। ओह, तो मतलब पूरा भ्रष्टाचार चल रहा था। बिल्कुल। तो इस भारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में ये अनिवार्य कर दिया गया कि किसी भी सोसाइटी की अचल संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने या यहाँ तक के 5 साल से अधिक समय के लिए लीज पर देने के लिए अनुमति चाहिए। यहाँ एक बात थोड़ी उलझाने वाली लग सकती है। क्या? मान लीजिए अगर किसी सोसाइटी के सभी सदस्य सर्वसम्मति से सहमत हैं, उनके बीच कोई विवाद नहीं है, ठीक है। और वे एक आधिकारिक प्रस्ताव भी पारित कर लेते हैं मीटिंग में, तो ये पर्याप्त क्यों नहीं है? इसके लिए सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाना इतना जरूरी क्यों बना दिया गया? क्योंकि केवल सदस्यों की सहमति ये साबित नहीं करती कि वे जो कर रहे हैं वो सही है। मतलब? हो सकता है कि समिति के सभी 10 सदस्य आपस में मिले हुए हों, है ना? ओह हाँ, सबने आपस में हिस्सा बांट लिया हो। बिल्कुल। अदालत को इस प्रक्रिया में इसीलिए लाया गया ताकि औचित्य की आवश्यकता को परखा जा सके। औचित्य मतलब कि डील फेयर है या नहीं? जी, जब कोई सोसाइटी अनुमति के लिए अदालत जाती है तो उसे एक मिसलेनियस सिविल सूट दायर करना होता है। ये कोई आम मुकदमा नहीं है जहां 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा हो। तो ये क्या होता है? ये एक तरह का न्यायिक ऑडिट है। तो इस न्यायिक ऑडिट में जिला न्यायाधीश वास्तव में क्या जांचते हैं? अदालत कई स्तरों पर जांच करती है। सबसे पहले ये साबित करना होता है कि संपत्ति बेचना अनिवार्य क्यों है। अच्छा, कारण बताना होगा। हाँ, क्या सच में संस्था पर कोई भारी कर्ज है या कोई और मजबूत कारण है? इसके बाद अदालत एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से जमीन की स्वतंत्र मूल्यांकन की रिपोर्ट मांगती है। वैल्यूएशन रिपोर्ट। जी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जमीन बाजार के उचित मूल्य या फेयर वैल्यू पर बिक रही है, ना कि किसी अंडर टेबल डील के तहत। मतलब कहीं ब्लैक मनी का खेल तो नहीं हो रहा? एकदम सही। और कई बार अदालतें अखबारों में सार्वजनिक नोटिस भी छपवाती हैं। न्यूज़पेपर में? हाँ, ये पूछने के लिए कि क्या इस बिक्री से किसी को कोई आपत्ति है, ताकि पब्लिक को पता चले। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संस्था के मूल लाभार्थियों का हक ना मारा जाए। यार, ये तो बहुत ही विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया है, लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या भी नजर आती है मुझे। कैसी समस्या?
देखिए, ये पूरी अदालती प्रक्रिया, सूट फाइल कराना, वैल्यूएशन कराना, न्यूज़पेपर में नोटिस छपवाना, इसमें तो महीनों या सालों लग सकते हैं। जी, बिल्कुल समय लगता है। और जहां लंबा समय लगता है, वहां लोग शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। जमीन के खरीदार को कई बार इन कानूनी बारीकियों का पता भी नहीं होता। ये बहुत आम बात है। बेचने वाला चेयरमैन कहता है कि हमारे पास कमेटी का रेजोल्यूशन है, सब ठीक है, चिंता मत करो। तो अगर कोई बिना अदालत की अनुमति के ये कानूनी शॉर्टकट अपनाकर जमीन खरीद ले, तो उसका परिणाम क्या होता है? ऐसे शॉर्टकट का केवल एक ही परिणाम होता है, वो पूरा सौदा कानूनी तौर पर शून्य या वॉइड माना जाता है। शून्य? मतलब शुरुआत से इसकी कोई अहमियत नहीं। तकनीकी रूप से वो सौदा कभी हुआ ही नहीं। क्या आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिना सक्षम प्राधिकारी या जिला न्यायाधीश की अनुमति के किया गया कोई भी एग्रीमेंट या बेनामा सिर्फ कागज का एक रद्दी टुकड़ा है। ओह। इसका सबसे पहला और सीधा असर तब दिखता है जब खरीदार उस जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम पर दर्ज कराने जाता है। मतलब तहसील में दाखिल खारिज या म्यूटेशन कराने के लिए। बिल्कुल। तो क्या वहां के अधिकारी उस प्रक्रिया को रोक देते हैं? देखिए, राजस्व अधिकारी जब जमीन का पुराना रिकॉर्ड देखते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये जमीन किसी संस्था या सोसाइटी की है। वे तुरंत जिला न्यायाधीश का अनुमति आदेश मांगते हैं। और अगर वो आदेश नहीं है तो? अगर वो आदेश फाइल में नहीं है तो आवेदन वहीं खारिज कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि सरकारी रिकॉर्ड में वो जमीन कभी खरीदार के नाम आती ही नहीं है। मतलब पैसे भी गए और नाम भी नहीं चढ़ा, और इसके साथ ही वित्तीय रास्ते भी बंद हो जाते होंगे। बिल्कुल। अगर दाखिल खारिज ही नहीं हुआ तो बैंक उस जमीन पर कोई निर्माण करने के लिए लोन भी तो नहीं देगा। एकदम सही पकड़ा आपने। बैंक ऐसी संपत्तियों पर कोई ऋण नहीं देते। अच्छा। बैंक की कानूनी टीम जब टाइटल सर्च करती है तो वे तुरंत पकड़ लेते हैं कि इस जमीन पर कानूनी भार यानी लीगल एनकम्ब्रेंस है और ये सौदा अवैध है। मतलब कोई भी बैंक लोन नहीं देगा? कोई भी वैध वित्तीय संस्थान इस तरह के विवादित कागजात पर 1 रुपए का भी जोखिम नहीं उठाएगा। चलिए एक काल्पनिक स्थिति पर विचार करते हैं, जो अक्सर देखने को मिलती है ग्राउंड पर। बताइए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने बिना किसी को बताए चुपचाप कैश में ये जमीन खरीद ली। उसने जमीन पर 4 दीवारी भी बना ली, सालों बीत गए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, सब शांति से चल रहा है। तो क्या वो व्यक्ति अब सुरक्षित महसूस कर सकता है? रियल एस्टेट की दुनिया में ये सबसे बड़ा और खतरनाक भ्रम है। भ्रम है? जी। लोग सोचते हैं कि अगर आज कोई विवाद नहीं है तो भविष्य में भी नहीं होगा। इसे हम पीढ़ियों का विवाद या जेनरेशनल डिस्प्यूट कहते हैं। जनरेशनल डिस्प्यूट मतलब पीढ़ियों का। हाँ, हो सकता है कि आज जो समिति या चेयरमैन सत्ता में है उसने निजी फायदे के लिए जमीन छुपचाप दे दी हो। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, इंसान की उम्र सीमित है, लेकिन ट्रस्ट और सोसाइटीज सदियों तक चलती हैं। तो ये टाइम बॉम्ब असल में भविष्य के लिए सेट हो जाता है। एकदम। 15, 20 या 30 साल बाद जब संस्था का पुराना प्रबंधन हट जाएगा और कोई नई युवा या ज्यादा ईमानदार प्रबंधन समिति कार्यभार संभालेगी, तो वो पुरानी फाइलों को खोलेंगे? बिल्कुल। वे सबसे पहले संपत्तियों का ऑडिट करेंगे। पुराने रिकॉर्ड खंगालते समय उन्हें पता चलेगा कि 20 साल पहले संस्था के नाम पर 2 एकड़ जमीन थी जो अब गायब है। ओह। और वो जमीन बिना किसी अदालती अनुमति के अवैध रूप से बेची गई थी। और फिर वो नई समिति वाले अदालत पहुंच जाएंगे। और अदालत में उनका केस बहुत मजबूत होगा। क्यों? इतने सालों बाद भी? क्योंकि मूल सौदा शुरुआत से ही शून्य था। अदालत बिना किसी हिचकिचाहट के उस 20 साल पुरानी बिक्री को रद्द कर देगी। बाप रे। नतीजा क्या होगा? खरीदार, जो शायद अब तक अपनी जीवन भर की कमाई उस जमीन पर लगा चुका होगा, उसकी जमीन, उसका कब्जा और उसका पैसा सब कुछ एक झटके में छीन जाएगा। मतलब रातों रात सड़क पर? जी, ये एक ऐसा जोखिम है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये वाकई डरावना है। और ये समझने के लिए कि अवैध सौदों के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख देखना बहुत जरूरी है हमारी चर्चा में। बिल्कुल। न्यायालय ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि वे सार्वजनिक संपत्तियों को लेकर कितने गंभीर हैं। भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसे कई मील के पत्थर हैं। अगर हम स्रोत सामग्री में दिए गए 1986 के चेंचुरामी रेड्डी मामले और 1989 के आर वेणुगोपाल नायडू मामले पे नजर डालें। हाँ, ये दोनों केस काफी मशहूर हैं। कि सार्वजनिक या धर्मार्थ संपत्तियों की बिक्री कभी भी गुप्त बातचीत या प्राइवेट नेगोशिएशन से नहीं होनी चाहिए। गुप्त बातचीत
मतलब बंद दरवाजों के पीछे की डील को अदालत इतना संदेहास्पद क्यों मानती है? देखिए, क्योंकि जब बंद दरवाजों के पीछे दो लोग सौदा तय करते हैं तो भ्रष्टाचार की पूरी गुंजाइश होती है। मतलब कैश का लेन देन? बिल्कुल। कागजों पर 100 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में दिखाई जा सकती है और बाकी का 80 करोड़ ब्लैक मनी के रूप में चेयरमैन की जेब में जा सकता है। और संस्था को भारी नुकसान। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि ऐसी संपत्तियों की बिक्री पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक नीलामी या पब्लिक ऑक्शन के जरिए ही होनी चाहिए। अच्छा, ताकि सबको मौका मिले। हाँ, ताकि संस्था को सबसे अच्छी कीमत मिल सके और कोई भी व्यक्तिगत लाभ न उठा सके। इसी तरह के कुछ और भी पुराने मामले हमारी स्रोत सामग्री में है जो इस सिद्धांत को और मजबूत करते हैं। जी। जैसे 1966 का चेयरमैन मडप्पा केस, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत ट्रस्टियों की जवाबदेही तय करता है। सही। और एक साइरस रुस्तम पटेल का मामला भी है, जिसने यह स्थापित किया कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की संपत्तियों को निजी बातचीत से बेचना पूरी तरह से वर्जित है। बिल्कुल। अदालतें खुद को इन संस्थाओं और उनके अदृश्य लाभार्थियों का सुपर गार्जियन मानती हैं। सुपर गार्जियन, ये बहुत दिलचस्प शब्द है। और ये संरक्षण सिर्फ सिविल मामलों तक सीमित नहीं है, अब चीजें और भी ज्यादा गंभीर रूप ले चुकी हैं। बिल्कुल। इस संदर्भ में हमारी स्रोत सामग्री में एक एकदम ताजा मामला सामने आया है। कौन सा? अप्रैल 2026 का CSI चर्च लैंड केस एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये। जी, ये मामला तो बहुत चर्चा में रहा है। इस मामले ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब ये सिर्फ दीवानी या सिविल अदालतों का मुद्दा नहीं रह गया है। इस घटना में जब ट्रस्ट की जमीन को अवैध रूप से बेचा गया तो मामला सिर्फ जमीन वापस लेने तक सीमित नहीं रहा। तो और क्या हुआ? पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा ने इसमें हस्तक्षेप किया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू की गई। ये एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई ड्राइवर चुपचाप बस बेचता है तो वो केवल एक गलत अनुबंध नहीं कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। कानून की नजर में वो धोखाधड़ी कर रहा है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या विश्वासघात कर रहा है। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी सजा और जेल दोनों का प्रावधान है। तो मतलब अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बिल्कुल। इन सभी अदालती फैसलों और कानूनी बदलावों का सार ये है कि ट्रस्ट की संपत्ति को किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं बनने दिया जाएगा। सही बात है। और अगर जमीन वैध तरीके से बिकती भी है तो उसका एक एक पैसा संस्था के बैंक खाते में जाना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल शिक्षा या चिकित्सा जैसे मूल उद्देश्यों के लिए हो सके। तो इन सभी जटिलताओं, सख्त कानूनों और अदालती फैसलों की गहराई में जाने के बाद हमारी आज की ये चर्चा एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचती है। जी। किसी भी आम व्यक्ति के लिए जो अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदना चाहता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस कानूनी चक्रव्यूह से कैसे बचा जाए। देखिए, बचाव का सबसे पहला और सबसे अहम नियम है लालच से बचना। लालच से बचना। हाँ, जब भी शहर के बीचों बीच कोई प्राइम लोकेशन की जमीन बाजार भाव से बहुत सस्ती मिल रही हो तो वो कोई लकी डील नहीं बल्कि एक खतरे की घंटी है। बिल्कुल। कोई बेवकूफ नहीं है जो अपनी महंगी जमीन आधी कीमत पर दे दे। सही कहा। इसके अलावा स्थानीय लोगों की इस अनौपचारिक सलाह से हमेशा बचना चाहिए कि यहाँ तो सब ऐसे ही चलता है, कुछ नहीं होगा। अरे हाँ, ये तो इंडिया में बहुत आम है। अरे कुछ नहीं होता, सब सेटिंग हो जाएगी। और वो सब ऐसे ही चलता है वाली सोच ही आगे चलकर पीढ़ियों के विवाद को जन्म देती है। तो सबसे सुरक्षित कदम क्या होना चाहिए? सबसे ठोस और सुरक्षित कदम ये है कि जब भी पता चले कि संबंधित जमीन किसी सोसाइटी, ट्रस्ट या धर्मार्थ संस्था के नाम पर दर्ज है, तो विक्रेता से सबसे पहले केवल एक चीज मांगनी चाहिए। क्या? जिला न्यायाधीश का स्पष्ट अनुमति आदेश। कोई हलफनामा नहीं, कोई समिति का प्रस्ताव नहीं, कोई एफिडेविट नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सक्षम न्यायालय की मुहर लगा हुआ वो आदेश जिसमें बिक्री की मंजूरी दी गई हो। अगर वो आदेश मौजूद नहीं है तो चाहे डील कितनी भी अच्छी क्यों ना लग रही हो, वहां से तुरंत वापस लौटाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सार्वजनिक संस्थाओं की संपत्ति खरीदना कोई सामान्य रियल एस्टेट लेन देन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बिना सही जानकारी और कानूनी सतर्कता के इस क्षेत्र में कदम रखने का मतलब है अपनी आर्थिक और मानसिक शांति को हमेशा के लिए दांव पर लगा देना। और ये सिर्फ एक खरीदार के नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का नुकसान है। वो कैसे? क्योंकि जब भी कोई सार्वजनिक संपत्ति अवैध रूप से किसी के निजी लालच की भेंट चढ़ती है
तो असल में उन अनाथ बच्चों, उन कमजोर छात्रों या उन बीमार लोगों का हक छीना जाता है जिनके उत्थान के लिए वो संस्था दशकों पहले बनाई गई थी। ये सच में एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू है। और इसी के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। जी। लेकिन इस पूरे विश्लेषण और स्रोत सामग्री को खंगालने के बाद एक ऐसा विचार है जो बहुत गहराई से उभरकर सामने आता है, जो शायद सीधे तौर पर कागजों में नहीं लिखा। वो क्या है? हमने ये तो समझ लिया कि इन सार्वजनिक और धर्मार्थ संस्थाओं की संपत्तियों के असली मालिक कोई एक व्यक्ति या चेयरमैन नहीं, बल्कि आम लोग, समुदाय और समाज हैं। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि कैसे अक्सर लालच, कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी और शॉर्टकट के चलते ये संपत्तियां बंद दरवाजों के पीछे बेच दी जाती हैं। सही बात है। तो एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठता है, क्या ये संभव है कि हमारे आसपास मौजूद इस समुदाय की एक बहुत बड़ी संपत्ति, जो असल में पब्लिक की थी, वो पिछले कुछ दशकों में चुपचाप निजी हाथों में जा चुकी है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और समाज, जो उस संपत्ति का असली मालिक है, उसे इस बात की भनक तक नहीं है। ऐसा होना बहुत संभव है। तो कोई भी इंसान जब अगली बार अपने शहर की सड़क से गुजरते हुए किसी पुरानी इमारत, किसी जर्जर स्कूल या किसी खाली पड़ी विशाल संस्थागत जमीन को देखे, तो ये सोचने वाली बात है कि उस खड़ी हुई बस का असली ड्राइवर आज कौन है जी। और क्या वो बस अभी भी सुरक्षित है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।